दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। टिकट के दावेदारों में आज हम बात करेंगे कालावाली विधानसभा की। अगर हम यहां के उम्मीदवारों की बात करें, बीजेपी के, जेजेपी के, इनेलो के, कांग्रेस के, तो यहां पे लिस्ट लंबी है। टिकट के दावेदारों के नामों पर चर्चा करने से पहले आइए हम आपको बताते हैं कि यहां का जातीय समीकरण क्या कुछ कहता है और 2019 के विधानसभा चुनाव में किस प्रकार के समीकरण रहे थे, किसने किसको मात दी थी। इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी मौजूद है। प्रदीप जी, स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा। धन्यवाद अजय जी। जी आइए अब बात करते हैं 2019 के चुनाव परिणाम की। यहां से कांग्रेस पार्टी की तरफ से शिषपाल सिंह ने चुनाव लड़ा था और 53,059 वोट उनको मिले थे और 19,243 वोटों से उनकी जीत थी। या ये कहें कि शिषपाल सिंह ने राजेंद्र सिंह देशुजोधा को हराया था 19,243 वोटों से और उनको वोट मिले थे 33,816। हालांकि वो अकाली दल से चुनाव लड़ रहे थे। वहीं तीसरे स्थान की अगर हम बात करें तो तीसरे स्थान पे बीजेपी के उम्मीदवार बलकौर सिंह रहे थे, जिनको 30,134 वोट मिले थे। वहीं जेजेपी की अगर हम बात करें तो जेजेपी की तरफ से निर्मल सिंह माल्डी ने चुनाव लड़ा था, 12,420 वोट उनको मिले थे। और वहीं बीएसपी की अगर हम बात करें तो करनैल सिंह ओढ़ा को मात्र 1,401 वोट मिले थे। वहीं अगर हम बात करें जातीय समीकरण की तो यहां के जो जातीय समीकरण है वो कुछ इस प्रकार से है। एससी जाति के मतदाताओं की जो संख्या वो करीब 80,000 है। ग्रामीण मतदाताओं की अगर हम बात करें तो 1,85,000 के करीब है और वहीं शहरी मतदाताओं की बात करें तो करीब 21,000 के करीब मतदाता है। इस प्रकार कुल मिलाकर करीब 2,10,000 के करीब कालावाली विधानसभा के मतदाताओं की संख्या है। वहीं अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां से 42,113 वोटों से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई, कुमारी शैलजा की जीत हुई। कहीं ना कहीं जो 2019 के विधानसभा चुनाव में जीत का मार्जिन था वो 19,243 वोट का था और वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में वो मार्जिन आते आते 42,113 वोटों का हो गया। वहीं अगर हम 2019 में कुल मतदाताओं की बात करें तो 1,77,178 मतदाता थे, जिनमें से 94,360 पुरुष मतदाता व 82,816 महिला मतदाता थी। खास बात यह है कि ये जो विधानसभा क्षेत्र है ये नशे की लत में है और बहुत ज्यादा नशे का प्रकोप यहां पर देखने को मिलता है। तमाम राजनेता, तमाम जो नेता हैं वो दावा करते हैं कि हम कालावाली से नशे को भगा देंगे, खत्म कर देंगे, दूर कर देंगे, लेकिन आज तक तमाम नेताओं के जो दावे हैं वो केवल खोखले साबित हुए हैं, हवाई साबित हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें उम्मीदवारों की तो उम्मीदवारों पर चर्चा करने से पहले हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी मौजूद है। प्रदीप जी, किस प्रकार से देखते हैं आप कालावाली विधानसभा को? देखिए अजय जी, कालावाली विधानसभा क्षेत्र जो सरसा जिले में है, ये इसमें किसान समुदाय और सिख बहुल इलाका इसको हम कह सकते हैं। सिख समाज की बहुत बड़ी संख्या में है जी। और इस वजह से यहाँ पे जब ये अस्तित्व में आया है वर्ष 2009 में, उसके बाद दो चुनाव जो हुए 2009 और 2014 में, INLD ने यहाँ से अकाली दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा और ये टिकट यहाँ ये विधानसभा अकाली दल के हिस्से में आई और दोनों बार यहाँ से अकाली दल के उम्मीदवार ही विजयी हुए जी। और पिछला जो 2019 का चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार शिषपाल केहरवाला यहाँ से चुनाव जीते थे। और क्योंकि पिछले दिनों में जो किसान आंदोलन चला और क्योंकि किसान भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी नाराज़ रहे हैं
और उस नाते से यहाँ पे अब 2024 के लोकसभा चुनाव में कुमारी शैलजा बहुत अच्छे वोटों से यहाँ से विजयी रही जी। परंतु यहाँ पे चौटाला परिवार का भी काफ़ी अच्छा प्रभाव रहा है और अकाली दल और चौटाला परिवार कह लीजिए या इंडियन नेशनल लोकदल कह लीजिए गठबंधन में चुनाव लड़ते रहे हैं। तो यहाँ पे चौटाला परिवार को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उनका प्रभाव क्षेत्र है। तो इसलिए ये एक मिला जुला सा यहाँ का है और आने वाला चुनाव भी इसी तरीके का रहने की उम्मीद है जी। वहीं अभय सिंह चौटाला मायावती से मिलते हुए नजर आए हैं, कहीं ना कहीं कभी भी किसी भी दौरान इनका गठबंधन लगभग तय है। तो क्या लगता है गठबंधन का वहाँ पे फायदा होगा? और वहीं हो सकता है कि जेजेपी भी जो है वो अकाली दल के साथ गठबंधन कर ले, क्या ऐसा कुछ समीकरण बन सकते हैं? देखिए अजय जी, अभी यद्यपि मीडिया में खबरें आई हैं कि अभय सिंह चौटाला कुमारी मायावती से मिले हैं और जब दो राजनीतिक लोग मिलते हैं तो राजनीतिक बातें ही होती हैं, जैसे कि उम्मीद जताई जा रही है कि उनका गठबंधन लगभग फाइनल है, हालांकि अभी किसी तरह की घोषणा नहीं की गई है जी। और आपने कहा कि जेजेपी अकाली दल के साथ गठबंधन में आ जाए, मुझे इसकी संभावना थोड़ी सी कम दिखाई पड़ती है अपितु क्योंकि बीच में अकाली दल ने भी पंजाब में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था। तो हो सकता है हरियाणा में भी अकाली दल का, क्योंकि ज़्यादा सा बड़ा प्रभाव नहीं है लेकिन एक आध सीट पे है, तो हो सकता है अकाली दल भी इसी गठबंधन में आ जाए और ये हरियाणा में एक INLD, BSP, अकाली दल या एक दो अन्य छोटी पार्टियां भी इस गठबंधन में शामिल हो जाएं जी। तो उस नाते से ये सीट पे एक अच्छा संघर्ष हो सकता है यदि अकाली दल, BSP और INLD मिलकर के एक उम्मीदवार उतारते हैं। तो मैं समझता हूँ इस सीट पे एक अच्छा संघर्ष देखने को मिल सकता है जी, अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। आइए अब आपको बताते हैं कि कालावाली विधानसभा से टिकट के दावेदारों में कौन कौन शामिल है। तमाम दर्शकों को हम बता दें कि बिंदास हरियाणा की तरफ से जो अलग अलग सर्वे करवाए गए, जो अलग अलग टीमें भेजी गई हैं और जो हमने लोगों से संपर्क किया, उसके आधार पे जिन लोगों के नाम, जिन नेताओं के नाम सामने आए हैं टिकट के दावेदारों में, उनको हम आपको बताने जा रहे हैं। बिंदास हरियाणा किसी को पहले नंबर पे या किसी को लास्ट नंबर पे नहीं कहता है, लेकिन जो टिकट के दावेदार हैं उनके नामों पे हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बीजेपी के उम्मीदवारों की बात करते हैं। तो बीजेपी में बलकौर सिंह पूर्व विधायक अकाली दल से रहे हैं, वो यहां पर टिकट के दावेदारों में शामिल है। देखिए अजय जी, बलकौर सिंह जी की जहाँ तक बात है वो यहाँ से अकाली दल से विधायक थे और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और पिछला जो चुनाव था उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार के तौर पे यहाँ से लड़ा था और वर्तमान में भी वो भारतीय जनता पार्टी के अपनी एक उम्मीदवारी उनकी है और यदि वो यहाँ से उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी उनको बनाती है तो निश्चित तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सशक्त उम्मीदवार साबित होंगे। जी, सशक्त उम्मीदवार साबित हो गए। वहीं टिकट के दावेदारों में राजेंद्र देशु जोधा भी शामिल है। बाजीगर समाज से हैं, पहले चुनाव लड़ चुके हैं और हालांकि कुछ समय के लिए उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी, एक बार फिर वो बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है। क्या कहना चाहेंगे राजेंद्र देशु जोधा वाला को लेकर? देखिए अजय जी, राजेंद्र सिंह देशु जोधा जी की जहां तक बात है, उन्होंने वर्ष 2014 का जो चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़ा जी। उसके बाद वो श्रोमणी अकाली दल में चले गए और उन्होंने पिछला जो 2019 का विधानसभा चुनाव था वो श्रोमणी अकाली दल की टिकट पर लड़ा, परंतु अभी कुछ समय पहले वो उन्होंने फिर से भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए हैं जी। और वो निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारी प्रस्तुत की है उन्होंने जी। परंतु उनके सामने एक थोड़ी सी दिक्कत ये है कि वो लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं जी। तो कई बार राजनीतिक दल जो व्यक्ति लगातार 2 चुनाव हार जाता है उसके ऊपर दाव नहीं लगाता, इसलिए कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि उनकी उम्मीदवारी शायद कमजोर पड़े, परंतु उनका एक अच्छा जनसंपर्क है, 2 बार चुनाव लड़े हैं
और किसान समुदाय में खास तौर पे जो सिख समुदाय है उसमें उनकी एक अच्छी पैठ है। तो हालांकि वो एक बहुत अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं, परंतु उनके साथ एक दिक्कत ये है कि वो 2 चुनाव हार भी चुके हैं। जी, हार भी चुके। वहीं प्रदीप जी, अगर हम अगले उम्मीदवार की बात करें तो पूर्व सांसद रहे और अभी सिरसा लोकसभा सीट से जिन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा है, हम बात कर रहे हैं अशोक तंवर की। वो भी अब कहीं ना कहीं चुनाव में जीत हासिल न करने के बाद अब कालावाली विधानसभा से टिकट के दावेदारों में शामिल है, इच्छा जता रहे हैं। देखिए अजय जी, डॉक्टर अशोक तंवर कांग्रेस में थे, उसके बाद वो तृणमूल कांग्रेस में गए, फिर वो आम आदमी पार्टी में गए और आज वो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में हैं। और उन्होंने पिछला चुनाव कुमारी शैलजा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर लड़ा और काफ़ी ज़्यादा वोटों से वो चुनाव हारे। और क्योंकि हर राजनीतिक व्यक्ति अपनी राजनीतिक संभावनाएं तलाशता है, तो उस नाते से वो भी विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं अपनी संभावनाएं तलाशने के लिए प्रयत्नरत हैं जी। तो उन्होंने 2-3 सीटों पे वो अपना संभावनाएं देख रहे हैं। जैसे सिरसा जिले की कालांवाली पे भी उनका बातें चलती हैं, या फतेहाबाद जिले की रतिया से, या जींद जिले की नरवाना, जो क्योंकि सिरसा लोकसभा में 3 आरक्षित विधानसभा सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं उन तीनों में से उनका जिक्र चलता है। उसके ये देखने वाली बात है कि पार्टी उनको किस सीट से उम्मीदवार बनाती है या नहीं बनाती है। परंतु यदि वो वहाँ से कालांवाली सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होते हैं, तो क्योंकि वो वहाँ से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, सांसद भी रहे हैं उस इलाके से, तो उस नाते से वो भी एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। जी, वहीं टिकट के दावेदारों में अगर हम बात करें, सागर के हेरवाला पूर्व विधायक मनीराम के सुपुत्र हैं और साथ ही साथ सुनील बामणिया धानक समाज से आते हैं, भाजपा के पदाधिकारी हैं, ये भी टिकट की दावेदारी में शामिल है। देखिए अजय जी, जहाँ तक आपने कहा सागर केरवाला की बात, उनके पिताजी यहाँ से विधायक रहे हैं, मनीराम केरवाला जी, तो उस नाते से उनका एक जनसंपर्क लोगों के बीच में लगातार रहा है जी। राजनीतिक घराने से हैं, तो उस नाते से वो एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। और जहाँ तक आपने सुनील बामनिया की बात की, यदि पार्टी अपने किसी निष्ठावान कार्यकर्ता के ऊपर दाव खेलती है, तो निश्चित तौर पर सुनील बामनिया जी भी एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। जी, वहीं बीजेपी के बाद आइए बात करते हैं आईएनएलडी के उम्मीदवारों की। टिकट की दौड़ में टिकट के दावेदारों में मग्घर सिंह भुल्लर पूर्व एमपी आत्मा सिंह गिल के दामाद हैं, एससी सेल के जिला अध्यक्ष हैं, वो टिकट के दावेदारों में शामिल। और वहीं मास्टर गुरतेज सिंह भी टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। देखिए अजय जी, जहाँ तक आपने मग्घर सिंह जी की बात कही है या मास्टर गुरतेज सिंह जी की बात कही है, देखिए मग्घर सिंह जी क्योंकि पूर्व सांसद उन आत्मा सिंह जी उनके ससुर हैं, और उस नाते से वो लगातार, क्योंकि आत्मा सिंह जी के भी जनसंपर्क जो था उस इलाके से सांसद रहे, तो उनका भी जो संपर्क इस नाते से उनका पूरे इलाके में रहा है। और वर्तमान में भी क्योंकि देखिए उस इलाके में चौटाला परिवार का प्रभुत्व का इलाका है, तो उस नाते से चाहे मग्घर सिंह जी हों चाहे गुरतेज सिंह जी हों, मैं समझता हूं कि वो अच्छे उम्मीदवार साबित होंगे। यदि ये टिकट आईएनएलडी के खाते में जाती है गठबंधन में, या बीएसपी के या अकाली दल के, ये तो आने वाला समय बताएगा ये किस उम्मीदवार के पास, किस पार्टी के पास गठबंधन में जाएगी, या गठबंधन का क्या भविष्य है। तो परंतु ये निश्चित तौर पे इस इलाके में अभय सिंह चौटाला का कह लीजिए या ओम प्रकाश चौटाला जी का प्रभुत्व है, उस नाते से वहाँ पे आईएनएलडी का उम्मीदवार का भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। जी, वहीं आईएनएलडी के बाद हम बात करते हैं टिकट के दावेदारों में कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस पार्टी में दावेदारों की लंबी लिस्ट है, उनके नाम जो नेता यहाँ से टिकट के दावेदारों में शामिल है उनमें शीशपाल केहरवाला है, वर्तमान विधायक है, हुड्डा गुट से आते हैं। प्रदीप जी, क्या लगता है कितने मजबूत वो टिकट के दावेदारों में आपको नजर आते हैं? देखिए अजय जी, निश्चित तौर पर शीशपाल केहरवाला जी बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं जी। पहले भी वो यहाँ से विधायक रहे हैं, लगातार राजनीति में हैं, और लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से उम्मीदवार थे।
यद्यपि कुमारी शैलजा को वहाँ से कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, परंतु उनका लोकसभा टिकट के लिए भी उनका नाम चला था जी। और मैं समझता हूँ कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके लिए काफ़ी अच्छी पैरवी करेंगे और यदि वो चुनाव जैसा कि उम्मीद है कि वो चुनाव लड़ेंगे तो सबसे सशक्त उम्मीदवारों में से वो एक हो सकते हैं। जी। वहीं टिकट के दावेदारों में चरणजीत रोड़ी भी शामिल है, पूर्व सांसद व पूर्व विधायक रहे हैं आईएनएलडी से। देखिए, चरणजीत सिंह रोड़ी की जहाँ तक बात है वो आईएनएलडी से थे, बाद में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए जी। और कुमारी शैलजा के नज़दीकी लोगों में से माने जाते हैं जी। और पिछला जो लोकसभा चुनाव में भी जब तक कुमारी शैलजा की उम्मीदवारी वहाँ से तय नहीं हुई थी तब तक वो कुमारी शैलजा गुट की तरफ से लोकसभा के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे भी उनको देखा जा रहा था जी। यदि कांग्रेस पार्टी उनको उम्मीदवार बनाती है तो शैलजा गुट की वजह से कह लीजिए या वैसे भी तो वो भी एक मैं समझता हूँ कि क्योंकि रोड़ी विधानसभा क्षेत्र का काफ़ी कुछ इलाका इसमें शामिल हुआ है तो उनका क्योंकि लगातार लोगों के संपर्क में रहे हैं, लोगों के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं तो अच्छे उम्मीदवार साबित हो सकते हैं जी। वहीं अगर हम बात करें रीना बेट की, जी हाँ, रीना बेट भी टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। राज्य महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष हैं और पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ पार्टी की एक सक्रिय कार्यकर्ता है और महिलाओं की अगर बात आती है तो महिलाओं की दौड़ में सबसे ऊपर जो है नाम इनका आता है। प्रदीप जी, किस तरह से देखते हैं रीना बेट को? देखिए अजय जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी महिलाओं के आरक्षण की पक्षधर है और जिस तरीके से महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात कांग्रेस पार्टी करती है, यदि कांग्रेस पार्टी इस इलाके से किसी महिला को प्रतिनिधित्व देने की बात करती है तो मैं समझता हूँ श्रीमती रीना बेट बहुत अच्छी उम्मीदवार हो सकती हैं। पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए संगठन में हमेशा से काम करती रही हैं और जिला परिषद की सदस्य होने के नाते उनका लोगों के बीच में लगातार आना जाना रहा है और काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता, पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता है। तो मैं समझता हूं कि वो भी एक अच्छा मुकाबला देंगी और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन उनका रहने की उम्मीद हो सकती है जी। वहीं अगर हम बात करें निर्मल सिंह मलड़ी की, जी हाँ, वो भी टिकट के दावेदारों में शामिल है, जेजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं और अभी कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर रखी है, वो भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। देखिए, निर्मल सिंह जी भी जैसे आपने बताया कि जननायक जनता पार्टी में से चुनाव लड़ा है उन्होंने पिछला, बिल्कुल सही बात है जी। और वर्तमान में वो कांग्रेस में है, उनको जो उन्होंने जेजेपी से चुनाव लड़ा उस अनुभव का उनको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा और यदि वो उम्मीदवार होते हैं तो जनता में उनको निश्चित तौर पर जो चुनाव लड़ा उसका फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है जी। वहीं उसके बाद अगर हम बात करें डॉक्टर सुशील इंदौरा, पूर्व सांसद रहे आईएनएलडी से और कांग्रेस प्रत्याशी भी रहे हैं। डॉक्टर सुशील इंदौरा भी टिकट के दावेदारों में प्रमुखता से शामिल है। देखिए अजय जी, डॉक्टर सुशील इंदौरा वैसे मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं परंतु काफ़ी लंबे समय से हरियाणा प्रदेश की राजनीति करते हैं और आईएनएलडी से वो सांसद भी रहे, विधायक भी रहे और पिछले लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की कांग्रेस से सिरसा लोकसभा क्षेत्र से जी। उस नाते से वो आज भी कालावाड़ी विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं जी। और क्योंकि जनप्रतिनिधि रहे हैं उस नाते से एक इलाके में अच्छा नाम है तो वो भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ अच्छे उम्मीदवारों में से हैं जी, अच्छे उम्मीदवारों में से। उसके बाद टिकट के दावेदारों की अगर हम बात करें तो पंकज चौहान भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। एनएसयूआई के इलेक्टेड जिला अध्यक्ष रहे हैं, युवा कांग्रेस के सिरसा विधानसभा से अध्यक्ष रहे हैं, जिला कन्वीनर एससी सेल रहे हैं कांग्रेस पार्टी से और हरियाणा वाल्मीकि महासभा सिरसा के जिला अध्यक्ष हैं। आमतौर पर जनता से जहां कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो हमेशा जनता के बीच में नजर आते हैं, जनता से जुड़े हुए नजर आते हैं। किस प्रकार से देखते हैं पंकज चौहान को? देखिए अजय जी, पंकज चौहान जी की जहाँ तक बात है, यदि पार्टी अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को आगे लेके आती है तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले पंकज चौहान जी का नाम आता है। पार्टी में एनएसयूआई से छात्र संगठन से लेकर के और युवा कांग्रेस से लेकर के और
अपने SC सेल तक वो लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, और उसके बाद प्रदेश स्तर पे भी वो वाल्मीकि समाज के जो वाल्मीकि सभा है उसके पदाधिकारी हैं। शैलजा गुट से भी शैलजा गुट से आते हैं, और पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ताओं में से एक हैं। और यदि पार्टी अपने कहीं ना कहीं ये देखती है कि कौन पुराना निष्ठावान कार्यकर्ता है, तो यदि पार्टी उनमें से चुनाव करती है तो मैं समझता हूं कि पंकज चौहान का नंबर शायद सबसे ऊपर आता है। और यदि पार्टी उनको उम्मीदवार बनाती है तो कहीं ना कहीं पार्टी के जो पुराने निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनमें केवल कालांवाली नहीं, आसपास के इलाके में भी एक अच्छा संदेश जाएगा। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि वो बहुत अच्छे उम्मीदवार साबित हो सकते हैं पार्टी के लिए, जी अच्छे उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। जी वहीं टिकट के दावेदारों की अगर हम बात करें तो उसमें करमजीत सिंह कौर हैं, कांग्रेस से जिला पार्षद रही हैं, और उनका नाम भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। इसके अलावा मंगत हसू पूर्व सरपंच है गांव हसू से, वो भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। देखिए, जहाँ तक बात कही आपने श्रीमती करमजीत कौर की, वो जिला पार्षद रही हैं, पार्टी से जुड़ी हुई हैं। यदि महिला कोटे की बात है तो वहाँ से दो प्रमुख महिलाएं उम्मीदवार हैं, श्रीमती रीना बिल्ट और करमजीत कौर। अगर महिला को प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो निश्चित तौर पे उन दोनों में से एक को मिलेगा। और जहाँ तक आपने कहा मंगत हसू की, क्योंकि गांव के सरपंच हैं और सामाजिक व्यक्ति हैं, तो यदि पार्टी उन पे दाव खेलती है तो वो भी कहीं ना कहीं अपने संपर्कों के आधार पे काफी अच्छा कड़ा मुकाबला देने में सक्षम होंगे। जी वहीं उसके बाद टिकट के दावेदारों में शामिल है तेजभान पटवारी शैलजा गुट से है, और प्रभु बाजीगर, ये दो नाम भी टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। देखिए अजय जी, चाहे तेजभान जी की बात हो चाहे प्रभु बाजीगर जी की बात हो, आपने कहा कि शैलजा गुट से हैं। निश्चित तौर पर शैलजा जी का उस इलाके में बड़ा प्रभाव है, और क्योंकि शैलजा जी के पिताजी दलबीर सिंह वहाँ से 4 बार सांसद रहे, और कुमारी शैलजा भी वहाँ से तीसरी बार सांसद बनी हैं, तो वहाँ पे कुमारी शैलजा का काफ़ी अच्छा प्रभाव है। तो ये हमें कहने का मेरे ख्याल से नहीं है कि शैलजा गुट से है, वहाँ पे सभी जो कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं कुमारी शैलजा से जुड़े हुए हैं, और वहाँ पे जो टिकट होगा उसमें कुमारी शैलजा का ही मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ प्रभाव रहेगा किसी भी व्यक्ति को टिकट दिलवाने में। वहीं अगर हम कालांवाली से हलोपा की बात करें तो हरमिंदर सिंह बराड़ भी वहाँ से टिकट के दावेदारों में शामिल है। प्रदीप जी, हलोपा भी वहाँ चुनाव में कूद सकते हैं? देखिए, पिछली बार भी गोपाल कांडा जी की जो हलोपा है वहाँ से उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन कोई ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया जी। परंतु अब की बार का जो चुनाव है उसमें निर्भर करेगा कि हलोपा की क्या रणनीति रहती है, क्योंकि पिछला काफ़ी समय से वो गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, और गोपाल कांडा जी ने भी अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे रखा है जी। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि हलोपा वहां से अपना उम्मीदवार उतारेगी नहीं उतारेगी। हाँ, यदि हलोपा अपना अलग से उम्मीदवार उतारती है तो वो एक उम्मीदवार हो सकते हैं जी। अंतिम प्रश्न प्रदीप जी, क्या लगता है यहाँ पे त्रिकोणा मुकाबला देखने को मिल सकता है? क्योंकि बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जिस प्रकार से गठबंधन की बातें सामने आ रही है, तो इन तीनों अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आपकी नज़र में त्रिकोणीय मुकाबला बन सकता है? अजय जी, मैं समझता हूँ यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला बन सकता है, क्योंकि कांग्रेस और जो INLD, BSP और यदि अकाली दल इसमें शामिल होता है तो एक वो गठबंधन और एक भारतीय जनता पार्टी, तीनों ही वहाँ पे अपना अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि कालांवाली विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय संघर्ष हो सकता है। जी, त्रिकोणीय संघर्ष हो सकता है। आज हमने आपको बताया कि कालांवाली विधानसभा से कौन कौन से वो चेहरे हैं, कौन कौन से वो नेता हैं जो टिकट की दावेदारी में अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं, और साथ ही साथ टिकट पाने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। बिंदास हरियाणा की तरफ से जो सर्वे करवाया गया, उस सर्वे में जिन जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनके बारे में आज हमने आपके साथ चर्चा की है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही साथ आपको क्या लगता है, कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा नाम जो इस सर्वे के अंदर शामिल नहीं हो पाया हो, तो आप
उनका नाम भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही साथ जो ये नंबर हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे कॉल करके भी आप हमें जानकारी दे सकते हैं, ताकि जब दोबारा चुनाव के नजदीक एक बार फिर हम सर्वे करें, एक बार फिर हम टिकट के दावेदारों के नामों के ऊपर चर्चा करें, तो उनको भी इस सर्वे में शामिल किया जा सके। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए विधानसभा क्षेत्र के साथ, एक नए विधानसभा के टिकट के दावेदारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान व पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप जी को इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।